नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं बड़ी बहस। बड़ी बहस के सेगमेंट में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई मुद्दों पर चर्चा। आज हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग को साधने के लिए प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों में होड़ मची है। दरअसल छत्तीसगढ़ में अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों की आधिकारिक गणना शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए विशेष तौर पर बनाए गए मोबाइल ऐप में बुधवार को अपना व्यक्तिगत विवरण भरकर शुरुआत कर दी है। इस दौरान सीएम भूपेश ने प्रदेश के ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के गरीबों को न्याय पहुंचाने के लिए इस कवायद को शुरू करने के दावे किए हैं। जो 27% ओबीसी को आरक्षण देने का, एससी को 13% और जो 10% जो लोकसभा में भारत सरकार ने जो पारित किया, जो अपर क्लास के हैं लेकिन वो गरीब हैं, तो इनके आंकड़े हम लोग जारी किया। कुछ लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट के निर्देश पर क्वांटिफाइबल डाटा उसके डाटा इकट्ठा करने के लिए उसको आयोग बनाया गया और उसी का मैंने लॉन्च की है ताकि कोई भी व्यक्ति उस ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, चाहे अपर क्लास के जो गरीब लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग उसमें उस ऐप में अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के इस कवायद पर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। प्रदेश के सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी जहां सीएम भूपेश के इस कदम को पिछड़े वर्ग के आरक्षण और उनकी मिलने वाली सुविधाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और सराहनीय कदम बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने मोबाइल ऐप द्वारा सर्वे कार्य को पूरी तरह से बोगस और फर्जी करार दिया है। कांग्रेस गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने के लिए इस देश की व्यवस्था को खराब कर रही है। एक और तमाम प्रकार की योजनाओं को नाम बदल देना, जब सरकारें कांग्रेस की आई हैं, नाम परिवर्तित करने में इनका बहुत ज्यादा रुचि होता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि आप विपक्ष के नेताओं का नाम तो आरक्षण बचाने की कवायद या फिर ओबीसी को साधने की कोशिश। ओबीसी बड़ा हिस्सा पिछड़ा वर्ग के लोगों का है। इसी के साथ साथ कमजोर वर्गों के लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर हैं। रमन सिंह सरकार के 15 साल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या भी बढ़ के देश में सबसे अधिक हो गई। इन सारी सूचनाओं के संकलन के लिए, आंकड़ों के संकलन के लिए क्वांटिफाइबल डेटा आयोग का गठन किया गया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वयं इसके ऐप में जाकर अपनी जानकारियां भर के इसकी शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी अब जनगणना करा रहे हैं। हालांकि जनगणना का काम तो केंद्र सरकार का होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस जनगणना से किसी को फायदा हो ना हो, परंतु कांग्रेस पार्टी अपने वोट बैंक साधने के लिए शायद इसका काम करेगी और पता नहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में जनगणना के बाद कितने वर्गों में लोगों को बांट देंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जब छत्तीसगढ़ प्रदेश को लगाने की जिम्मेदारी थी, उसे जातियों में बांट कर रख दिया था। ये कांग्रेस की सरकार बांटने का काम करती है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान होंगे। सीधा आपका परिचय करा दूं, नवीन मार्कंडेय पूर्व बीजेपी विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, आपका स्वागत है। अंशुल मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी से वक्ता। अंशुल मिश्रा जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर अजय चंद्राकर राजनीतिक विश्लेषक हैं हमारे साथ। डॉक्टर अजय, आपका स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अजय, आप ही के साथ शुरुआत में कर रहा हूं सर। ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सियासत हो रही है, बयानबाजियां दोनों ही प्रमुख पार्टी छत्तीसगढ़ में दे रही हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी नजर क्या कुछ कहती है? अब बिल्कुल पराग जी, 1931 में जो जातिगत जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक यह नहीं हुई। ये अलग बात है कि 41 की परिस्थितियां अलग थी या 26 जनवरी 1950 को, लेकिन 1951 में बीजेपी का कहना है कि जो एक नीतिगत फैसला लिया गया, जो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी ने अपने बयान में कहा है
कि एससी और एसटी की जनगणना करेंगे लेकिन ओबीसी का नहीं करेंगे जी। ये आज की बात है, लेकिन 2018 में गृह मंत्रालय की बैठक में यह फैसला किया गया था कि जनगणना ओबीसी जो जातियां हैं उनकी की जाएंगी। लेकिन आरएसएस एक प्रस्ताव रखा कि पर्टिकुलर आप ओबीसी जातियों की जनगणना करेंगे और सूचीबद्ध करेंगे, इसके हम विरोधी हैं। उसके बाद फिर सरकार इसको नहीं करने का फैसला ली 1998 में। उस समय के प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट में भी तय किए थे कि जातिगत जनगणना होगी, लेकिन वाजपेयी जी जब आए उसके बाद इसे निरस्त किया गया। लेकिन 2011 के सेंसस में इसे शामिल किया गया और अरविंद जी जो थे हमारे पनगड़िया नीति आयोग के मेंबर थे, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय का जो रिपोर्ट दिया गया, ये सब बातें हैं। लेकिन मूल बात ये है पराग जी कि ये जो जनगणना होगी, जैसे छत्तीसगढ़ शासन कह रही है, तो ये याद रखिएगा कि ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं हो रहा है, कर्नाटक सरकार भी कर रही, महाराष्ट्र की सरकार कर रही, इवन बीजेपी के जो पंकजा मुंडे जी हैं राष्ट्रीय सचिव, वो भी इसके समर्थन में है, रामदास अठावले जी इनके समर्थन में है, तमिलनाडु सरकार कर रही है, यहाँ तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो संवैधानिक बॉडी है वो भी इसके पक्ष में मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगी। लेकिन मूल बात ये आ रही, एक पक्ष है डाटा आएगा, डाटा आने के बाद ये कह रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग को मजबूत करेंगे, लेकिन ये हो सकता है इनका दृष्टिकोण हो कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में या एक ऐसा ख्वाब है जो इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से हम शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में निर्णय लेंगे। लेकिन मूल बात यह है पराग जी कि वास्तव में जब 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष होते थे और उसके सिफारिशों में से सिर्फ 2 को लागू किया गया। हालांकि इनका रिकमेंडेशन 80 में आ गया था, लेकिन राजीव गांधी जी बोले थे अगर इस पिटारे को खोला जाएगा तो भारत में तरह तरह की परेशानियां, राजनीतिक परेशानियां आएंगी और उसी को हम आज तक देखते रहे। लेकिन 1 सेकंड और लेना चाहूंगा पराग जी कि इससे क्या है, इस रिकमेंडेशन में RL नाइक जी इसका विरोध किए थे और वो बोले थे कि ओबीसी जातियों में भी 2 प्रकार है। एक है जो ऑप्टिकल जातियां हैं, जैसे जो कामगार लोग हैं, कुम्हार लोग हैं, कारीगर लोग हैं, और एक जाति जो है जिनके पास जमीन है। तो समस्त आरक्षण को इसमें 27% के हिसाब से न दिया जाए, इसीलिए रोहिणी कमेटी बनी और वो 2%, 6%, 9% और 10% टोटल 27% का रिकमेंडेशन दे रही है। ठीक है, इस पर हम जान लेते हैं बीजेपी का पक्ष क्या। नवीन जी, क्या आप लोग सहमत हैं इस गणना से? देखिए पराग जी, जनगणना तो हर प्रकार की डेटा गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए जी, परंतु अब प्रश्न ये है कि क्या उस डेटा का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर वो उसको राष्ट्र हित में अगर काम करते हैं या व्यक्तिगत जो डेवलपमेंट है उस पर काम करते हैं तो इसका तो सदुपयोग होगा, पर इसी को अगर जातिगत आधार पर समझकर, जानकर अगर इसकी पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं सही नहीं बन पाएगा तो ये जो है जातियों में विभाजन का और एक वर्ग संघर्ष के भी को भी जन्म दे सकता है। तो ये नियत के ऊपर है। अब दूसरी चीज ऐसा है कि अगर आपने ये आयोग बनाकर किए हैं तो अभी इसमें समय लगेगा। आपने जो डाटा कलेक्ट करने की जो बातें कहे हैं, जिस तरह से मैंने मुख्यमंत्री जी की बातें सुन रहा था कि भाई 27% आरक्षण की बातें कहे हैं, 13% आरक्षण की बातें कहे हैं, 32% आरक्षण की बातें कहे, तो आपने एससी वर्ग का तो आरक्षण को 13% बोल रहे हैं, जबकि वो तो 16% था। तो 16% क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि आपके घोषणा में जो है, घोषणा में ये बातों का उल्लेख किया गया था। जो आपने घोषणा पत्र जो बनाए थे उसमें 16% आरक्षण देने के आपने वादा किया था।
तो अगर आप अभी अपने जुबान से कह रहे हैं कि हम 13% करके, तो क्यों आप 13% कह रहे हैं? आपका घोषणा अलग कहता है, आप अलग कह रहे हैं। और दूसरी चीज है कि अगर आपकी जो नियत होती, जैसे मैंने पहले भी कहा, नियत के ऊपर है। आपने पहले ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे करके आपने पहले ही घोषणा किया, पर आपकी देने की नियत नहीं थी। आपके ही लोगों ने वहां हाई कोर्ट में याचिका लगा कर इसको ब्रेक कर दिया। अब जब केंद्र ने इसको स्पष्ट कर दिया कि भाई इसको आरक्षण को लागू किया जाए और अलग अलग सेक्टरों में लागू कर रहे हैं, तो आपने फिर इसको एक नया सिस्टम में ला दिया। अंशुल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, आपकी बात पर हंस भी रहे नवीन जी। तो आपकी दोहरी जो चरित्र है वो इसमें दिखता है। ठीक है अंशुल जी, ये बीजेपी कह रही ये बकवास है, बोगस है, फर्जी है। विलाप हो रहा था सुनते हुए, क्योंकि युवा नेता है और विधायक के पद पर काबिज है। लेकिन वो एक बात याद आ रही है कि जो व्यक्ति एक दुकानदार है और जो जूता बेचने वाला है वो आदमी का चेहरा नहीं देखेगा, वो उसका जूता देखेगा, और जो टोपी बेचने वाला है सामने वाली की टोपी को देखेगा, और देश बेचने वाला है उसके आगे सभी लोग जानते हैं। और मैं आज प्रवक्ता होने के नाते आज देश की सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को साधुवाद एवं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भूपेश बघेल जी ने 27% आरक्षण बहुत पहले लागू कर दिया था, वो आज उनकी कॉपी करते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनके पास समय बहुत कम है और भूपेश बघेल जी को कुछ न कुछ देखते हुए, उनका कार्यक्रमों को देखते हुए शायद वो जाते जाते कुछ अच्छा कर जाएं। और ये जो बोगस कह रहे हैं, बोगस जो व्यक्ति होता है, मैंने वही कहा, जो जैसा रहेगा वो वैसा देखेगा। जो व्यक्ति बोगस होते हैं उन्हें हर चीज बोगस देखेगी। आज ये आरक्षण की बात करेंगे क्योंकि इनके पास करने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। सम्मानीय विधायक युवा है, युवाओं की देश में बात होती है, 65% देश में युवा है। लेकिन अगर हमने इनसे युवाओं की बात करी, 2 करोड़ 25 वर्ष रोजगार देने की बात करी, तो इनकी सांसें फूलने लगेंगी। तो मोदी जी को मैं कम से कम इस बात के लिए साधुवाद आज देना चाहता हूँ 7 साल बाद, कि उन्होंने आज भूपेश बघेल जी की जो प्रणाली थी, कार्य प्रणाली थी, जो उन्होंने ओबीसी को लेकर कार्य प्रणाली थी, जो आदिवासी भाइयों को लेकर कार्य प्रणाली थी, उसमें कहीं ना कहीं उनने 1% कॉपी किया, लेकिन कम से कम कॉपी किया और बता दिया कि आज भूपेश है तो भरोसा है। इसीलिए छत्तीसगढ़ कहीं ना कहीं आज आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर अजय चंद्राकर, एक सवाल मेरा सर ये है कि अगर हम वाकई में देखना चाहते हैं कि कितने लोगों को सुविधाओं की जरूरत है, कितने लोग दबे कुचले हैं, कितने लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या इसके लिए एक अलग प्रणाली नहीं होनी चाहिए? इसके लिए नहीं होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को चिन्हित अलग से करें? पराग जी, देखिए, यह कह देना कि जातिगत जनगणना हो या ना हो, तो इस तरह की आशंकाएं या एक सवाल से कितने सवाल उभर रहे हैं जी, और जितने जवाब निकल रहे हैं उतने ज्यादा सवाल हैं। प्रश्न ये है कि ये जो मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन है और कुछ स्टेट इसे फॉलो करना आरंभ की है, उस सूची में छत्तीसगढ़ भी शामिल हुआ जी। लेकिन प्रश्न ये है कि ओबीसी जातियां जो हैं, काउंट फिगर वो करीब 3,500 जातियां हैं और 3,500 जातियों की बातें। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि इसमें राजनीतिक या फिर कह सकते हैं सार्वजनिक जीवन में जो वंचना दिखाई देगा भविष्य में, इसकी भी आशंकाएं। और दूसरी तरफ है कि इन वंचित वर्गों के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, एक नया रिफॉर्म दिखाई देता है इसमें। हो सकता है जैसे अमेरिका की एक एजेंसी अभी यहाँ पर एक सर्वे की है, उसके अनुसार वो 45.8% ओबीसी जातियां कह रही, और उनका आधार था कि स्कूलों में और कॉलेजों में जो बच्चे एडमिशन लेते हैं और जाति लिखते हैं उसको वो पैमाना माने अपने सैंपल में। अगर ये 52% निकल गया तो क्या जितनी संख्या भारी उस हिसाब से बात करेंगे। और ओबीसी वर्ग के पक्ष में कहें, जब एसटी वर्ग के लिए जनगणना हो रहा है, एसटी वर्ग के लिए हो रहा है, तो ओबीसी के लिए भी होना चाहिए। अब यहाँ पर आता है राजनीतिक नेतृत्व का। तो राजनीतिक नेतृत्व में जैसा कि आर.एल. नाइक साहब, उस मंडल कमीशन सर्वसम्मति से पारित नहीं हुआ था पराग जी, ये अपना विरोध किए थे और ये साफ साफ बोले थे कि ओबीसी वर्ग में भी क्लासिफिकेशन है और उसी क्लासिफिकेशन को यहाँ पर रोहिणी कमेटी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रही है। तो
अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ आरक्षण से, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को 27% आरक्षण के आड़ में जो ज्यादा शिक्षित लोग थे वो लोग ज्यादा इसका लाभ उठाए और अधिकांश वर्ग वंचित रह गए, यह भी एक प्रश्न है। तो पहली बात पे डाटा तो आनी चाहिए साइंटिफिक रूप से, और डाटा जब आएगी तो स्वाभाविक है इन समस्याओं के जड़ में सभी सरकारें यहाँ छत्तीसगढ़ तक नहीं देख सकते, क्योंकि यहाँ पर क्रीमी लेयर की भी बात आ रही, और क्रीमी लेयर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ठीक है वो ओबीसी वर्ग का है लेकिन आर्थिक रूप से वो मजबूत हो गया, एसटी वर्ग का आर्थिक रूप से मजबूत है या एसटी वर्ग से आर्थिक रूप से मजबूत है, लेकिन सामाजिक वंचना तो उसको झेलना पड़ता है। ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रही। तो इन सब दृष्टिकोणों से, और सरकार भी कानून बना दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि ओबीसी में किन किन जातियों को शामिल करना है, क्योंकि इसमें कई जगह एसटी में वो डिमांड कर रहे हैं कि हम शामिल हो जाए, कोई एसटी में शामिल हो जाए, तो क्लियर हो जाए। राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है कि आप इसके ऊपर डाटा कलेक्ट करिए और आप स्वतंत्र हैं किनको ओबीसी में शामिल करते हैं। ठीक है, एक बार अंशुल जी से इस पर कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद नवीन जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अंशुल जी, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन आप लोग करें, क्योंकि देखिए सरकार में आप हैं तो आप ही लोगों को स्पष्ट करना है कि आखिर किस आधार पर बांटा जाएगा। सर, जब केंद्र सरकार का यह निर्देश आता है उसके पहले ही भूपेश बघेल जी की सरकार ने इस बात का क्लियरिफाइड कर दिया था, लेकिन आरएसएस के कुछ हमारे मित्रों ने जो इनकी तो एक तो समस्या ये है, जो अभी महोदय चरित्र की बात कर रहे थे, तो चरित्र पहले इन्हें अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। पहले इन्हें ये तय कर लेना चाहिए कि ये उस आरक्षण के समर्थन में है, अन्यथा नहीं। एक साइड जब मोदी जी जो फरमान लाते हैं तो उनमें वो समर्थन दे देते हैं, और दूसरी साइड जब भूपेश बघेल जी जब इस बात का प्रस्ताव रखते हैं और डाटा को प्रस्तुत करते हैं तो ये हाई कोर्ट दौड़ जाते हैं। ठीक है, इसका भी सम्मान है, माननीय उच्च न्यायालय का भी सम्मान है, क्योंकि हम लोकतंत्र विधि में रहते हैं, तो लोकतंत्र विधि में हर व्यक्ति का सम्मान है। अब इन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज को क्लियरिफाई करना है, क्लियरिफाई करना है, तो आज हम आधुनिक राष्ट्र में रहते हैं। मोदी जी भी कहते हैं कि आधुनिकता को बढ़ाइए, हम भी वही कर रहे हैं। हमने एक ऐप लॉन्च कर दी जिसमें जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अर्थात पारदर्शिता लोगों के समक्ष और इस देश के समक्ष आ सके, इसमें समस्या ही क्या है। लेकिन मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में बीजेपी के पास राजनीति करने का कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो ये जो दोहरा चरित्र की राजनीति है वो कहीं ना कहीं करेंगे। वो अपन ने बचपन में एक सांप देखा था कि जिसके दो मुंह हुआ करते थे। आज छत्तीसगढ़ की जो बीजेपी की जो प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, वह आज उसी परिपाटी पर कार्य करते हुए नजर आ रही है। पहले बीजेपी को यह तय कर लेना चाहिए, और नवीन मार्कंडे जी से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं, बड़े भैया है, मैं इनका डाई हार्ट फैन हूं, मैं उनसे यह प्रश्न करना चाहता हूं कि नवीन भैया कृपया कर रमन सिंह जी से यह पूछें, अवश्य पूछें, आज नहीं कल जरूर पूछ के मुझे बताएं कि उनकी कार्य प्रणाली है क्या, उन्हें वो आरक्षण के समर्थन में है कि विरोध में है। ठीक है नवीन जी, बात तो पहले ये अपने आप में तय कर लें, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ठीक है नवीन जी, अपना स्टैंड क्लियर करिए, पार्टी का स्टैंड क्या है, क्योंकि कह रहे हैं अंशुल जी कि जब मोदी जी लाते हैं तो आप समर्थन में रहते हैं और जब प्रदेश की कांग्रेस सरकार लाती है तो आप लोग विरोध पर उतर आते हैं। ये दोहरा मापदंड क्यों? जैसे पराग जी, आप तो मैं जो सुन रहा था अभी, तो जिस तरह से आपने ओबीसी के डाटा कलेक्शन की बातें कहे और डाटा पर बात करनी थी, मुझे लगता है कि अंशुल जी इस विषय पर कुछ बोल नहीं पाए हैं। ये राजनीति की जो बातें, जो सामान्य बातें गली में और अन्य जगहों पर जो चलती है, उन बातों को इनने रखे हैं। अब रही बात, ऐसा है, मैं डाटा की मैंने पहले ही बात कहा है कि आपने मेरी जो बातें मैंने शुरू में स्टार्टिंग में कहा है कि हम डाटा के विरोध में नहीं है। हमने तो कहा ही है ना कि हर जो गवर्नमेंट है उसके पास डाटा होनी चाहिए, हर चीज की डाटा होनी चाहिए। अब रही बात ये है कि हम आरक्षण के विरोध में ही नहीं है, लेकिन ये जो है हमने इसीलिए कहा कि भाई जिस डाटा पर बात होनी चाहिए थे वो ठीक है सर, नहीं पाया ना। ठीक है अंशुल जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद ठीक है सर, समय कम है प्लीज। पराग जी मैं पूरी बातें कर लूं ना, तब तो सर जल्दी करिए प्लीज, समय कम है। दूसरी चीज ये है कि हमने जो कहा कि ये जो गवर्नमेंट है, भूपेश बघेल की गवर्नमेंट,
वो उसने स्वयं अपने लोगों से हाई कोर्ट में स्टे लगवाया। दूसरी चीज इसकी नियत नहीं थी। दूसरी एक चीज और कहूंगा कि इसने जो आरक्षण की बात कहे हैं कि जैसे एससी वर्ग को जो 12% और जो 32% देने की बात कहे, ओबीसी वर्ग को भी अभी भी 14% है। तो मैं ये कहता हूँ कि ओबीसी एससी एसटी के जो आरक्षण है उस आरक्षण रोस्टर का पालन तो ठीक है सर, बहुत छोटा सा कमेंट अंशुल जी ने अभी आत्मानंद वाजपेयी। ठीक है नवीन जी, सर हो गया सर, बार बार दोहराइए मत प्लीज। ठीक है अंशुल जी, बहुत जल्दी से 30 सेकंड में प्लीज सर। नवीन जी सर प्लीज समझिए, समय कम है आप। ठीक है नवीन जी, हो गया सर प्लीज। ठीक है अंशुल जी, बहुत जल्दी 30 सेकंड में। खराब है तो हम क्या करेंगे? नवीन जी प्लीज सर, वक्त कम है, आप समझिए प्लीज। अंशुल जी बहुत जल्दी से 30 सेकंड में। देखिए नवीन जी कहीं ना कहीं अपनी बातों में शायद फिर फंस गए या उन्हें जानकारी का विशेष अभाव है। हम डाटा कलेक्शन का कार्य कर रहे हैं, तभी हम ये ऐप को लॉन्च किए हैं महोदय। और अब ऐप को लॉन्च किए हैं तो आपके संगठन ने ये कहा है कि ये बोकस ऐप है, तो अब ये बोकस ऐप क्यों हो गई जबकि हम डाटा कलेक्शन का कार्य हम तो स्वयं कर रहे हैं। तो आप समर्थन करिए ना, आप इस जिम्मेदार न्यूज चैनल पर। ठीक है अजय जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट प्लीज। यह जो डाटा है, यह जो डाटा कलेक्शन की ऐप है वो सही है। ठीक है आप मेरा समर्थन करिए आप। ठीक है अजय जी, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट। ठीक है अंशुल जी हो गया, अंशुल जी हो गया, प्लीज सर प्लीज। अजय जी को सुन लीजिए प्लीज, अजय जी प्लीज। पराग जी 31 अगस्त 2016 को शहरी और ग्रामीण विकास विभाग की संसदीय समिति ने लोकसभा स्पीकर को रिकमेंडेशन दिया था ओबीसी की गणना के मसले के ऊपर, और इसी को फॉलो करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया की ऑफिस इसको राज्य सरकारों को निर्देश दी है कि जो आंकड़ों में अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है उनको दुरुस्त करने के लिए निश्चित रूप से डाटा कलेक्ट किया जाए। चलिए बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नवीन जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अंशुल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा एक ही क्रम है कि ओबीसी पर कौन नरम है। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए।